हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। यदि किसी के जीवन में अंधकार रूपी रात चल रही है तो परेशान न हो। दुख भरे समय को शांति सूझबूझ के साथ गुजर जाने दें। उसके साथ निश्चिंत ही आपके जीवन में सूर्य का प्रकाश आएगा। एक बार 1910 में जर्मनी की एक ट्रेन में एक 15 से 16 वर्ष का युवक बेंच के नीचे छुपा पड़ा था। उसके पास टिकट नहीं थी। वह घर से भागा हुआ था। उसके पास में रुपए या पैसे एक भी नहीं थे। लेकिन बाद में वह युवक बहुत प्रसिद्ध आदमी बना। हिटलर ने उसे पकड़ने के लिए लाखों के इनाम भी रखे थे। फिर तो उसके बहुत अद्भुत परिणाम हुए। स्टालिन, आइंस्टाइन और गांधी यह सब मिलकर उससे आनंदित और प्रभावित हुए। उस आदमी का बाद में नाम वोल्फ मैसिंग था। उस समय उसे कोई भी नहीं जानता था। वुल्फ मैसिंग ने अपनी आत्मकथा लिखी जो रूस में पब्लिश हुई और बड़ा समर्थन भी मिला। अबाउट माई सेल्फ उस किताब का नाम था। उसमें उसने लिखा था, उस दिन मेरी जिंदगी बदल गई। उस ट्रेन के नीचे फर्श पर छिपा हुआ पड़ा था क्योंकि मेरे पास टिकट नहीं। मैसिंग ने लिखा है कि वह शब्द मैं कभी नहीं भूलता जब टिकट चेकर का मेरे डिब्बे में प्रवेश हुआ। उसके जूतों की ठक ठक की आवाज़ और मेरी सांसों का ठहर जाना और घबराहट से पसीने का निकल जाना। ठंडी सुबह और उसका मेरे पास आकर पूछा, यंग मैन, योर टिकट, तुम्हारा टिकट कहाँ है। वुल्फ मैसिंग के पास टिकट तो नहीं थी, लेकिन अचानक उसके पास में पड़ा हुआ एक कागज़ का टुकड़ा या उसे न्यूज़पेपर का एक टुकड़ा भी कह सकते हैं, मैसिंग ने हाथ में उठा लिया। मैसिंग ने आंखें बंद की और संकल्प किया कि यह एक टिकट है और उसने उस टिकट चेकर को दे दिया और मन में ही सोचने लगा, हे ईश्वर, उसको यह टिकट दिखाई पड़ जाए। टिकट चेकर ने उस कागज़ के टुकड़े को पंचर किया और उसे वापस लौटाया और कहा, When you have got the ticket, why you are the line under the seat? तुम पागल हो गया। जब टिकट तुम्हारे पास है तो सीट के नीचे क्यों छिपे हो। मैसिंग को खुद भी भरोसा नहीं आया, लेकिन उस घटना ने उसकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। इस घटना के बाद पिछले वर्षों में जमीन पर वह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था जिसे धारणा के संबंध में सर्वाधिक व अद्भुत अनुभव थे। मैसिंग की परीक्षा दुनिया में बड़े बड़े लोगों ने ली। 1946 में लोगों में विचार संक्रमित करने का एक नाटक के मंच पर जहां वह अपना प्रयोग दिखाने जा रहा था, अचानक पुलिस ने आकर शो रुकवा दिया और लोगों से कहा कि कार्यक्रम समाप्त हो गया है क्योंकि वोल्फ मैसिंग को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैसिंग को तत्काल बंद गाड़ी में डालकर स्टालिन के पास ले जाया गया और स्टालिन के सामने मौजूद किया। स्टालिन ने कहा, मैं मान नहीं सकता कि कोई किसी धारणा को दूसरे व्यक्ति आंतरिक धारणा से प्रभावित कर सकता है, क्योंकि अगर ऐसा हो सकता है तो फिर आदमी सिर्फ पदार्थ नहीं रह जाता। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम मेरे सामने यह सिद्ध करो और यह सब मुझे भी दिखाओ। तो मैसिंग ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, आप जैसा चाहो। तो स्टालिन ने कहा कि तुम आज यहाँ बंद कमरे में रहो। कल 2 बजे मॉस्को के बड़े बैंक में से तुम क्लर्क को सिर्फ धारणा के द्वारा 1 लाख रूबल निकाल कर लाओ। पूरा बैंक मिलिट्री से घेरा गया है। 2 आदमी पिस्तौल लिए हुए हैं। मैसिंग के पीछे। उसे कुछ पता नहीं है कि किस काउंटर पर उसे ले जाया जाएगा। ठीक 2 बजे उसे अंदर ले जाया गया और ट्रेजरर के सामने उसे खड़ा कर दिया गया। उसने एक कोरा कागज 2 आदमियों के सामने निकाला और उसने उस कोरे कागज को 2 क्षण के लिए देखा, फिर ट्रेजरर को दे दिया और ट्रेजरर ने कई बार उस कोरे कागज को देखा, फिर चश्मा भी लगाया, वापस फिर गौर से देखा और फिर 1 लाख रूबल निकाल कर मैसिंग को दिए। मैसिंग ने भी स्टालिन को 1 लाख रूबल दे दिए। स्टालिन हैरान हो गया। मैसिंग वापस बैंक लौटा और जाकर उस ट्रेजरर को वो 1 लाख रूबल दे आया और कहा, मेरा कागज वापस दे दो, मेरा काम हो गया है। उस क्लर्क या ट्रेजरर ने वापस कागज दोबारा देखा तो वह खाली था। उसे हार्ट अटैक का दौरा पड़ गया और नीचे गिर गया, बेहोश हो गया, क्योंकि उसकी समझ से बाहर थी यह बात कि यह क्या हो गया है। लेकिन स्टालिन इतने से भी संतुष्ट नहीं हुआ
राजी नहीं हुआ। स्टालिन ने सोचा कोई चालबाजी हो सकती है, जालसाजी हो सकती है, क्लर्क और उसके बीच कोई तालमेल हो सकता है। स्टालिन ने फिर दूसरा प्रयोग करने की ठानी और कहा कि कल तुम्हें एक बंद कमरे में हजारों सैनिकों के पहरे की निगरानी में रखा जाएगा और ठीक 12:05 पर सैनिकों के पहरे से बाहर होकर दिखाना होगा। वॉल्फ मैसिंग फिर ठीक 12:05 पर बाहर हो गया। सैनिक अपनी जगह खड़े रहे और वो किसी को दिखाई नहीं दिया। वो स्टालिन के सामने मौजूद हो गया। इस पर भी स्टालिन को भरोसा नहीं आया, लेकिन मैसिंग से प्रभावित जरूर हुआ। स्टालिन ने फिर भी एक तीसरे प्रयोग की प्रार्थना की, जो कि उसकी दृष्टि में सर्वाधिक कठिन बात हो सकती थी। वो ये थी कि कल रात तुम मेरे कमरे में उपस्थित हो जाओ। और ये अत्यधिक कठिन बात थी, क्योंकि स्टालिन जितना गहन पहरे में रहता था उतना पृथ्वी पर कोई भी नहीं रहा। पता भी नहीं होता था कि स्टालिन किस कमरे में ठहरा है, क्योंकि वह रोज कमरे बदल दिया करता था। पता नहीं कोई बम फेंक दे। सिपाहियों की पहली कतार जानती थी कि वह 5वें कमरे में है, दूसरी कतार जानती थी कि वह छोटे कमरे में है और तीसरी कतार जानती थी कि वह 8वें कमरे में है। उसे लगता था कि अपने सिपाहियों से भी बचने की जरूरत है। किसी को कोई पता नहीं होता था कि वह किस कमरे में है। खुद उसकी पत्नी भी उसके कमरे का पता नहीं रख सकती थी। स्टालिन के सभी कमरे जिनमें वह रहता था अलग अलग होते थे, करीब करीब एक जैसे होते थे, जिनमें वह कभी भी कहीं भी हट सकता था, जा सकता था। सारा इंतजाम हर कमरे में होता था, लेकिन ठीक रात 12 बजे पहरेदार पहरा देते रहे और मैसिंग जाकर स्टालिन की मेज के सामने खड़ा हो गया। स्टालिन भी कांप गया और स्टालिन ने कहा, यह तुमने कैसे किया? मैसिंग ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया, मैंने सिर्फ एक ही काम किया। मैं दरवाजे पर आया और मैंने कहा, मैं बेरिया, माना रूसी पुलिस का सबसे बड़ा आदमी हूँ। स्टालिन के बाद वह नंबर 2 की ताकत का आदमी था। बस मैंने इतना ही भाव किया कि मैं बेरिया हूँ और तुम्हारे सैनिक मुझे सलाम ठोकने लगे और मैं अंदर आ गया। स्टालिन ने सिर्फ इस वॉल्फ मैसिंग को आज्ञा दी कि वो रूस में घूम सकता है, और प्रमाणिक है कि 1940 के बाद रूस में इस तरह के लोगों की हत्या नहीं की जा सकी। वॉल्फ मैसिंग, और वो भी सिर्फ मैसिंग के कारण। 1940 तक कई लोग मारे गए जिन्होंने इस तरह के दावे किए थे, लेकिन स्टालिन ने अपने वैज्ञानिकों को आदेश दिया कि उसकी हर बात को समझने की कोशिश करें, क्योंकि इसका युद्ध में भी प्रयोग किया जा सकता है। जो आदमी मैसिंग का अध्ययन करता रहा उसका नाम नामोव था। उसने कहा कि जो अंतिम हथियार होगा वो मैसिंग के अध्ययन से निकलेगा, क्योंकि जिस राष्ट्र के हाथ में धारणा को प्रभावित करने के मौलिक सूत्र आ जाएंगे, उस राष्ट्र को अणु परमाणु की शक्ति से नहीं हराया जा सकता। और सच तो यह है कि जिनके हाथ में अणु बम हो उन्हें भी धारणा से प्रभावित किया जा सकता है कि वह अणु बम अपने ही ऊपर फेंक ले। एक हवाई जहाज बम फेंकने आ रहा हो और उसके पायलट को प्रभावित किया जा सकता है कि वह वापस लौट जाए और अपनी ही राजधानी पर बम गिरा दे। नामोव ने कहा है, यह जो धारणा की शक्ति है आखिरी अस्त्र सिद्ध होगा। अल्टीमेट वेपन इन वॉर इज गोइंग टू बी साइकिक पावर। स्टालिन जैसे लोगों की उत्सुकता भी निश्चित है, विनाश की ओर ही जाती है, क्योंकि बुरे लोग अच्छी चीज़ों का उपयोग भी बुरे काम करने में ही करते हैं। आध्यात्मिक व्यक्तियों की उत्सुकता हमेशा निर्माण और सृजन की ओर होती है। महावीर स्वामी और बुद्ध जैसे व्यक्ति की कामना हमेशा मंगल धारणा की होती है। महावीर कहते हैं कि भूल कर भी स्वप्न में भी बुरी धारणा मत करना, क्योंकि वह परिणाम ला सकती है। इसलिए हमेशा मंगल की कामना ही करें। महावीर कहते हैं, आप रास्ते से गुजर रहे हैं, आप सोचते हैं कि फलां दुकान से मैं कुछ चुरा लूं, जबकि आप चोरी करने भी नहीं गए। लेकिन क्या आप निश्चित हो सकते हैं कि रास्ते पर किसी चोर ने आपकी धारणा पकड़ ली होगी? यह बात शायद ही आप समझेंगे, लेकिन जैसी धारणा हम बनाते हैं या जैसे संकल्प हम बनाते हैं, वो संकल्प के वर्तुल आसपास चले जाते हैं और दूसरों को प्रभावित करते हैं।
दूसरों को पकड़ते हैं और काम अच्छा या बुरा हो जाता है। इसलिए हमेशा शुभ सोचें। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको आज वुल्फ मैसिंग की ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। कृपया कमेंट से हमारा मार्गदर्शन करते रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली बार। तब तक के लिए स्टे हैप्पी और नमस्कार।